अस्सलाम वालेकुम। आज हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट ओरल कैविटी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। कल हमने देखा था फ्रेंकस और रेनिंग्स को और साथ में हमने स्टमक भी पढ़ा था और आज हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो हैं कुछ पार्ट हैं जो कि हमें किस तरह से नज़र आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इसको हम उर्दू में छोटी आंत कहते हैं और ये तकरीबन 6 मीटर एक लंबी नाली होती है। इसके बाद ये हमारे पास इसके 3 पार्ट होते हैं। एक इसका पार्ट है ड्यूडिनम, दूसरा होता है जिजिनम और तीसरा होता है इलम। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इनकी लेंथ क्या है और इनका फिर हमारे पास काम क्या है और नेक्स्ट हम इसको फिर डायग्राम में भी देखेंगे और हम इसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसकी डायग्राम देखते हैं तो इसकी डायग्राम में अगर हम देखें तो हमने कल इसको देखा था, मैदा को, स्टमक को देखा हमने। तो ये हमारे पास जब मैदा स्टार्ट होता है तो उसके ऊपर आता है, मतलब क्योंकि इसोफेगस का पार्ट खत्म हो रहा होता है और हमने यहाँ पे क्या देखा था, स्फिंक्टर देखा था और ये कौन सा हिस्सा था, कार्डियक हिस्सा था। ठीक है, फिर हमने ये देखा था स्टमक को, इसके पाइलोरिक स्फिंक्टर को देखा था, पाइलोरिक सीजर को देखा था। नेक्स्ट जब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है और मैदा शुरू हो रहा है तो हमारे पास ये कौन सा हिस्सा कहलाता था, पाइलोरिक स्फिंक्टर कहलाता था। अब ये हमारे पास सारा पार्ट हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारे पास पार्ट है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ड्यूडिनम से। ये हिस्सा कौन सा कहलाएगा, ड्यूडिनम। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर कुछ ये विलाय होते हैं, इसको हम तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं कि ये इसके असेंडिंग क्लोन है, ये पार्ट इसका जिजिनम है, ये इसका पार्ट इलम है, ये ड्यूडिनम, ये जिजिनम और ये एलम। और इसमें मुख्तलिफ फिर जब जहाँ से ये ख़त्म होती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये उस अपेंडिक्स होती है, इसके बारे में भी थोड़ा हमें बताया जाएगा और फिर रेक्टम और एनल कैनाल के बारे में। तो ये बेसिकली इसमें चीज़ें आनी हैं, तो हम इसको साथ में पढ़ेंगे और साथ में बाद में भी इस डायग्राम को हम देखते हैं। तो कह रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा बलदार नाली है और इसकी लंबाई करीबन 7 मीटर होती है। ठीक है, ये क्या है, एक लंबी नाली है और हमने यहाँ पे भी देखा। ठीक है, और ये कितनी 7 मीटर मतलब मीटर एक लंबी नाली है। इसके 3 हिस्से हैं, एक है ड्यूडिनम, जेजिनम और एलम। हमने इनको डायग्राम में भी देखा कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं और किस तरह से इनकी शक्ल है। ड्यूडिनम सबसे पहला हिस्सा है और ये तकरीबन 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इसके बाद जिजिनम है, ये दरमियानी हिस्सा है और ये तकरीबन 2.5 मीटर लंबा होता है, ये मीटर्स में है और ये 25 सेंटीमीटर्स में। इसके बाद हमारे पास एलम है, ये आखिरी हिस्सा है और ये तकरीबन 4 मीटर लंबा होता है। तो सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है, एलम। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, ड्यूडिनम में खुराक पर जिगर और लबलबा की रताबतें असर करती हैं, रतूबतें। इनको क्या कहते हैं कि ड्यूडिनम में ड्यूडिनम में खुराक पर जब ड्यूडिनम में खुराक आती है तो उसमें जिगर की और लबलबा क्या होता है, पेनक्रियाज की रतूबतें, मतलब सिक्रीशंस जो जिगर और पेनक्रियाज रतूबतें खारिज करते हैं वो असर करती हैं। जिगर की रतूबत कौन सी है, यानी बाइल, एक नाली यानी कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम में दाखिल होता है। हमने कहा कि ड्यूडिनम में जो खुराक मौजूद है, ठीक है, उस पर क्या असर कर रही है, जिगर और पेनक्रियाज लबलबा की रतूबतें। सबसे पहले जो जिगर की रतूबत है, जो सिक्रीशन है जिगर की, वो क्या है, बाइल। एक नाली होगी
जिसे हम क्या कहते हैं, कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से ड्यूodenum में दाखिल होती है। जिगर की रतूबत इस नाली कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से ड्यूodenum में दाखिल होती है। बाइल में ऐसे नमकियात होते हैं जो बड़ी फेट्स को छोटे मतलब कतरों में तोड़ देते हैं। अब बेसिकली ड्यूodenum में खुराक पहुंच गई है। सबसे पहले हमने मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं कि ब्रेक डाउन हो रही है खुराक की। तो ड्यूodenum में जो हमारे पास खुराक पहुंची है उसमें जिगर और पेनक्रियास की रतूबतें असर कर रही हैं। अब जो जिगर की रतूबत है वो बाइल एक नाली के जरिए से, कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से ड्यूodenum में दाखिल हुई और उसमें चीज क्या मौजूद थी, उसमें नमकियात मौजूद थे। अब उन नमकियात ने क्या किया, जो बड़े फेट्स के टुकड़े थे उनको छोटे कतरों में, ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। इस तरह एक दूधिया सियाल बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिल्की फ्लूइड। एक दूधिया सियाल बनता है जिसमें क्या होते हैं, फेट्स के कतरे अलग अलग रहते हैं, कतरे होंगे, ड्रॉप की शक्ल में जो होंगे, ठीक है। तो बाइल में नमकियात मौजूद थे, उन्हें बड़ी फेट्स को छोटे कतरों में तोड़ दिया और उससे एक दूधिया सियाल बना, मिल्की फ्लूइड बना, जिसमें फेट्स के कतरे अलग अलग रहते, उसमें उस दूधिया सियाल में फेट्स के कतरे अलग अलग होंगे। इस अमल को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या है, तो हम यहाँ से भी जवाब लिख सकते हैं कि किस तरह से असर करती हैं रतूबतें जिगर और पेनक्रियास की। और जिगर की जब रतूबत आती है कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से, तो उसमें वो बाइल के अंदर क्या होते हैं, नमकियात होते हैं, वो फेट्स को छोटे कतरों में तोड़ते हैं, उन्हीं कतरों से एक दूधिया सियाल बनता है, मिल्की फ्लूइड बनता है, जिससे हम फेट्स के कतरों में वो हमें क्या अलग अलग नजर आते हैं। तो इस सारे अमल को क्या कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन। ठीक है, जहां तक हमने जिगर की रतूबत को देखा। नेक्स्ट हमारे पास है पेनक्रियाज की रतूबत। ये कौन से हमारे पास है, पेनक्रियाज की रतूबत, यानी पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक डक्ट जूस के जरिए से ड्यूodenum में दाखिल होता है। सबसे पहले में बताया जा रहा है, दोनों का में बताया जा रहा है कि किस तरह से वो ड्यूodenum में दाखिल कैसे होते हैं। हम ड्यूodenum में दोनों की रतूबतें देख रहे हैं, जिगर और पेनक्रियाज की। तो सबसे पहले हमें इसका भी बताया गया कि वो ड्यूodenum में कैसे दाखिल हुई। फिर अब पेनक्रियाज की रतूबत, लबलबा की रतूबत के बारे में हमें बताया गया, जिसको क्या कहते हैं, पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। उसको क्या कहते थे, बाइल कहते थे। और इसको क्या कह रही हैं, इस रतूबत को पेनक्रियाटिक जूस। ये कहाँ से दाखिल हुआ, पेनक्रियाटिक डक्ट जूस के जरिए ड्यूodenum में दाखिल होता है। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए से ड्यूodenum में दाखिल होता है। और वो किसके जरिए से हुआ था, कॉमन बाइल डक्ट के जरिए से ड्यूodenum में दाखिल हुआ था। और ये पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए से पेनक्रियाटिक जूस ड्यूodenum में दाखिल होता है। नाउ ये क्या करेगा, ये पेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूodenum में दाखिल होने से पहले कॉमन बाइल डक्ट में खुल जाती है। अब ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट थी, ये ड्यूodenum में दाखिल होने से पहले इस कॉमन बाइल डक्ट में खुल जाती है, जिसमें क्या था, बाइल मौजूद था। ये हमारे पास एक चीज है कि बाइल में रंगदार मादे भी शामिल होते हैं, जो जिगर में रेड ब्लड सेल्स के टूटने से बनते हैं। ये रंगदार मादे फजला के जरिए जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली जो हमें बताया जा रहा है कि जो हमें बाइल में रंगदार मादे नजर आते हैं वो क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के टुकड़े होते हैं जिगर में। और फिर ये रंगदार मादों को हम फीसिस के जरिए, अपने यूरिन के जरिए से बाहर खारिज कर देते हैं। तो ये हमने बेसिकली इन दो रतूबतों को ड्यूodenum के अंदर देखा। नाउ हम देखते हैं कि यहाँ तक तो हमने देख लिया कि पेनक्रियाटिक डक्ट में ये पहुंच चुकी है चीज। अब हम देखते हैं कि पेनक्रियाटिक जूस करता क्या है। जैसे कि हमने देखा कि उसने क्या किया था, उसको फेट्स में तोड़ दिया था, बड़ी फेट्स को फेट्स के टुकड़ों कतरों में तोड़ दिया था। तो ये पेनक्रियाटिक जूस क्या कर रहा है, पेनक्रियाटिक जूस में कई एंजाइम्स है, मसलन ट्रिप्सन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। इसके अंदर कई एंजाइम हैं, उनमें से 3 के नाम हमें बताए गए, कौन कौन से, ट्रिप्सन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज। अब ये तीनों जो हमारे पास एंजाइम्स दिए गए हैं, ये मुख्तलिफ काम करेंगे।
ठीक है। तो ये एंजाइम्स क्या करेंगे, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के हाजमे में मदद देते हैं। पेनक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है। ठीक है, हमने देखा कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर हमारे पास क्या मौजूद थी, 3 एंजाइम देखे, कई एंजाइम होते हैं, उनके उनमें 3 के नाम हमें बताए गए हैं, ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और लाइपेज का। और इन एंजाइम्स का काम क्या था, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के हाजमे में इनमें मदद करनी थी। अब एक और चीज भी पेनक्रियाटिक जूस में मौजूद है जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है जो कायम की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज करता है। कायम क्या चीज थी, कायम ऊपर हमने पढ़ा है कि ये जो हमने मैदे के अंदर पढ़ा था कि एक शोरबे जैसा मिक्सचर बन जाता है जिसे कायम कहते हैं। खुराक की जब डाइजेशन हो रही थी तो ये सूप लाइक जो मिक्सचर था इसको हम कायम कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे आ, हो क्या रहा है, पेनक्रियाटिक जूस में जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, पेनक्रियाटिक जूस में सोडियम बाइकार्बोनेट कायम की तेजाबियत को न्यूट्रलाइज, मतलब उसको खत्म कर देगा, उसकी तेजाबियत को खत्म कर देगा, कायम की तेजाबियत को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इंटेस्टाइन की दीवारों में मौजूद ग्लैंड्स भी एंजाइम्स खारिज करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्लैंड्स जहां भी नाम आता है वो कोई ना कोई चीज खारिज करती है, जैसे कि जहाँ पे एंजाइम्स खारिज हो रहे होते हैं, और वहाँ पे जिगर की अंदर था तो वहाँ पे जिगर में बाइल खारिज हो रहा था, और पेनक्रियाज में क्या हो रहा था, पेनक्रियाटिक जूस खारिज हो रहा था, जो तमाम इकसाम के खुराक की डाइजेशन को मुकम्मल करते हैं। ठीक है, तो हम अब पूरा अगर देखें, पूरा ये सारा सिस्टम अगर हम देखें तो हमारे पास जहाँ पे ओरल कैविटी हमारे मुंह से शुरू होती है, जिसके अंदर सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा खारिज करते हैं, हमने देखा था। इसके बाद ये फेरिंक्स की जगह आती है हमारे पास, और ये एक एपिग्लॉट्स होता है जो एक ढक्कन के तौर पे काम करता है। ठीक है, और इसके साथ हमारे पास ये एक नाली पूरी किस चीज की होती है, हमारे पास इसोफेगस की ये नाली होती है। इसके साथ जहाँ पे जिगर होता है हमारा, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है, जिगर, और ये ये ग्रीन जो हमें नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, पैनक्रियाज है। अब ये हमारा मैदा था, इसमें हमने मुख्तलिफ पार्ट्स को देखा, और अब आज जो हमने पढ़ा उसमें क्या था, स्मॉल इंटेस्टाइन था। सबसे पहले ये हमारे पास गाल ब्लेडर होता है, ये अब हम यहाँ से देखते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, जहाँ पे हमारे पास ये पेनक्रियाटिक डक्ट होती है, और ये कॉमन बाइल डक्ट होती है। हमने पढ़ा भी से कि कॉमन बाइल डक्ट में पहले ये पेनक्रियाटिक डक्ट इसमें खुल जाती है। नाउ हमने देखे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। डिड्यूनम हमारे पास ये चीज होती है, जिजुनम हमारे पास ये वाला हिस्सा होता है, और ये जो कि दरमियानी हिस्सा होता है, और ये एलम जो होता है ये हमारे पास ये लास्ट वाला हिस्सा होता है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे तो ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से आएंगे, इसको हम बाद में देखेंगे। तो ये ओवरऑल हमें इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा दिखाया गया है कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हम नेक्स्ट ये पार्ट पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम मेनली डाइजेशन में नहीं होता, तो इस वजह से जहाँ पे हमें नहीं बताया गया। तो ये हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को देखा, और ये हमारे पास पूरी जो है ये डायग्राम है इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम में जो जो हिस्सा लेती हैं चीज़ें। और ना हम देख लेते हैं खुराक का इंतजाम। तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि खुराक अब हमारी ठीक है उसकी डाइजेशन हो गई है हमारी खुराक की। नाउ हमने खुराक को जज़ब कैसे करना है, उसकी अब्जॉर्प्शन हमने कैसे करनी है। खुराक की मुकम्मल डाइजेशन के बाद इख्तितामी प्रोडक्ट्स यानी अमाइनो एसिड्स, सादा शुगर्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स एलिमेंट्री कैनाल से निकलकर सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाते हैं।
बेसिकली क्या करना होता है, खुराक की जब डाइजेशन होती है, खुराक की डाइजेशन का मकसद भी यही होता है ताकि जो हमारे पास बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, इनको हमने सादा अज्जा में तब्दील करना होता है, ऐसे अज्जा में तब्दील करना होता है जो हमारे खून में जज़ब हो सके। तो अब ये सादा शक्ल में आ चुके हैं। प्रोटीन से अमाइनो एसिड्स बन गए हैं, कार्बोहाइड्रेट से सादा शुगर्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स, लिपिड्स और फैट से बन चुके हैं। एलिमेंट्री कैनाल से अब ये निकल कर कहाँ चले जाएंगे, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारा ये जो खून का सारा सिस्टम, खून का निज़ाम होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होती है, ये सारे सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में चले जाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी दीवारें बहुत तहदार होती हैं। हमने डायग्राम में भी देखा है कि हमें उसमें कितनी जो है वो तहें नज़र आ रही हैं। इस हिस्से में हम देखें, दरमियान में देखें तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या है, तहें हैं। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये तहें किस लिए बनाए, इनका कोई मकसद होगा। तो ये तहें जो होते हैं, लाखों उंगलीनुमा उभार भी होते हैं जिन्हें वेलाई कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये जो हमें उंगली नुमा उभार नजर आ रहे होते हैं, बेसिकली ये हमारे पास उंगली नुमा उभार जो नजर आ रहे होते हैं, ये वाले, ये क्या होते हैं, विलाई। इनको क्या कहा जाता है, विलाई कहा जाता है। ये तहें और इन पर मौजूद विलाई खुराक के इंतजाम के लिए एक बड़ा सतही रकबा बनाते हैं। ये क्यों इतना वो हमारे पास उभार तहें होती हैं, तो बेसिकली ये तहें और ये जो विलाय होते हैं, ये क्या करते हैं, खुराक के इंतजाम के लिए बड़ा सतही रकबा में एक सतही रकबा देते हैं। खुराक के मालिक्यूल्स इस सतह से डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करके जज़ब होते हैं। डिफ्यूजन का वो अमल होता है जो ज़्यादा से कम इर्तिकाज वाले इलाके में होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देकर एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ को पहुंचाते हैं। तो इसी तरह खुराक के मालिक्यूल्स इस सतह से जो है, मतलब विलाय से और इन तहों से जो है, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जज़ब किए जाते हैं। हर विलस की दीवार सेल्स की सिर्फ एक ही तह से बनी होती है। ये जो विलस होते हैं हमारे पास, इसमें क्या होती है, सेल्स की एक ही तह होती है, इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज और एक लिम्फ वेसल यानी लैक्टियल होती है। इसमें क्या होंगी, विलस के अंदर कैपिलरीज मतलब खून की नालियां होती हैं, और लिम्फ वेसल्स होती हैं, यानी इनका नाम क्या है, लैक्टियल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स विलाय के लैक्टियल में मौजूद। अब मतलब हमने खुराक जहाँ जहाँ से इन चीज़ों को हमने मतलब किस तरह से जज़ब करवाना है, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लिसरॉल होगा और फैटी एसिड्स, ये दो चीज़ें जो होंगे वो विलाय के लैक्टियल में दाखिल हो जाएंगे, मीन्स लिम्फ वेसल्स में दाखिल हो जाएंगे। लैक्टियल उन्हें बड़ी लिम्फ वेसल्स में ले जाते हैं। ये लिम्फ वेसल्स के करीब बड़ी ब्लड वेसल्स में खुलती हैं। बेसिकली अब खुराक डाइजेशन के बाद हमारी खून की जो नालियां, मतलब हमें पहले भी बता दिया कि इसने क्या किस में चले जाना है, सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाना है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स से वो विलाई के लैक्टियल में चले गए। लैक्टियल उसे ब्लड वेसल, बड़ी लैम्फ वेसल में ले गया, और जहाँ से ये दिल के करीब बड़ी जो है बड़ी ब्लड वेसल्स में खुलती हैं। अमाइनो एसिड्स और सादा शुगर्स ब्लड विलाई की ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होते हैं। ये कैपिलरीज मिलकर हेप्टिक पोर्टल वेन बनाते हैं जो इन मादों को जिगर में ले जाते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे। अभी आपको इतनी शायद इन चीज़ों की समझ ना आए, लेकिन जैसे जैसे हम नेक्स्ट आगे बढ़ते जाते हैं, हम अपने साथ बाकी चैप्टर्स पढ़ते जाते हैं, तो फिर हमें इन चीज़ों की, जब हम पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें इन चीज़ों की समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये वेन्स और कैपिलरीज और ये आर्टरीज किस तरह से हमारे पास मौजूद होती हैं। तो ये सारी कैपिलरीज मिलकर ये एक वेन बनाएगी जिसका नाम है हेप्टिक पोर्टल वेन, और जो इन मादों को जिगर में ले जाते हैं। जिगर से खुराक के जरूरी मालिक्यूल्स हेप्टिक वेन के जरिए दिल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ से उन्हें जिस्म के तमाम हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली हम इसको अपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जब देखेंगे इन सारी चीज़ों को, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आपने इतनी ही रखना है कि किस तरह से ये चीज़ें जज़ब हो रही हैं, कि जहाँ से क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड, सादा शुगर से पहले हमने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स को देखा,
फिर हमने देखा कि अमाइनो एसिड्स और सादा शुगर्स ब्लड वलाई के ब्लड कैपिलरीज में दाखिल होंगे। वो किस में दाखिल हुए थे? क्योंकि हमने देखा था कि विलस के अंदर क्या होते हैं, ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स, और उन्हें हम लैक्टियल भी कहते हैं, उसका दूसरा नाम था। सबसे पहले हमने इन दो चीजों को देखा, वो लैक्टियल में गए और अमाइनो एसिड सादा शुगर्स किस में जा रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज में। इन ये कैपिलरीज मिलकर एक वेन बनाएंगी जिसे हम हेप्टिक पोर्टल वेन कहते हैं, और ये इन मादों को जिगर में लेके जाएंगी। फिर जिगर से खुराक के मालिक्यूल्स हेप्टिक वेन के जरिए दिल की तरफ चले जाते हैं और जहां से हम फिर जिस्म के तमाम हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ है, ये हम लार्ज इंटेस्टाइन के साथ एक देखते हैं, सैकम के बंद सिरे पर एक छोटी उंगली नुमा अपेंडिक्स होती है। जैसे कि हमने इसको डायग्राम में भी देखा है, हमारे पास ये हमें नजर आ रही है, एक उंगली नुमा जो है ये हमें अपेंडिक्स नजर आ रही है, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स जो होती है, ये अपेंडिक्स में इन्फेक्शन शदीद दर्द का सबब होता है। अगर इस अपेंडिक्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो ये शदीद दर्द का सबब बनता है। अगर मुतदी अपेंडिक्स को सर्जरी के जरिए ना निकाला जाए तो ये फट सकती है और इन्फेक्शन पेट में फैल सकता है। अगर मतलब फॉर एग्जांपल ये अपेंडिक्स जो होती है एक नाली होती है छोटी सी, ठीक है, उंगली नुमा, और इसमें अगर खुराक गलती से चली जाती है तो इसका क्या बनता है, ये शदीद दर्द का बायस बनती है। और अगर मुतदी अपेंडिक्स हो जाए तो इसे क्या हो जाता है, सर्जरी के जरिए से निकाला जाता है। अगर ना निकाला जाए तो ये फट सकती है और इन्फेक्शन जो है पेट में फैल सकता है। तो ये हमने आज स्मॉल इंटेस्टाइन और खुराक का इंतजाम देखा। ये हम देख सकते हैं इस डायग्राम में भी, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है और अंदरूनी दीवार में ये तहें हमारे पास हैं और ये एक विलस है, ठीक है। और इसमें हमें ये ब्लड कैपिलरीज, खून की नालियाँ नजर आ रही हैं, और ब्लड कैपिलरीज बहुत छोटी नालियाँ होती है जो रेड हमें नजर आ रही हैं, और लैक्टियल जो ग्रीन शक्ल में जो हमें बड़ी नालियाँ नजर आ रही हैं। ये एक विलस की डायग्राम है। तो एलिमेंट्री कैनाल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में हमने ये देख लिया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।